अध्याय 337 उत्तरी सितारा स्टैंड। मृत्यु की आंख एक निषिद्ध तकनीक थी जो अंतिम स्तर तक प्रशिक्षित होने पर मृत्यु का प्रतिनिधित्व करती थी। एक बार जब मैं मृत्यु की आंख को पूरा कर लेता हूं, तो आंख की नज़र के नीचे किसी की भी आत्मा बाहर चूस ली जाएगी। हालांकि यह तय नहीं कर सकती कि कौन रहता है, यह तय कर सकती है कि कौन मरता है। नकुल शॉ का दुनिया के प्रति नजरिया एक बार फिर पलट गया। मृत्यु की आंख का मुख्य बिंदु मृत्यु के नियम को नियंत्रित करना था। जीवन और मृत्यु गहन नियम थे जिन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। उसने किसी के बारे में नहीं सुना था जिसने जीवन और मृत्यु के इन नियमों को समझा हो और अनंत जीवन प्राप्त किया हो। यहाँ तक कि उत्पत्ति कोर क्षेत्र में सर्वोच्च भी केवल कुछ 100 साल ही जी सकते थे। वे 1000 साल से अधिक नहीं जी सकते थे और जीवन और मृत्यु को समझ नहीं सकते थे। शून्य देव क्षेत्र में राजा अभी भी इस बाधा को तोड़ नहीं सकते थे। शून्य देव क्षेत्र के ऊपर रहस्यवादी प्रकाश क्षेत्र था और साथ ही पौराणिक स्वर्गीय दिव्य क्षेत्र भी था। स्वर्गीय दिव्य क्षेत्र वाले जाहिरा तौर पर देवता और किंवदंतियां थे। शायद केवल इसी स्तर पर वाले ही अमरता प्राप्त कर सकते थे। तो अंधेरे आंख का अधूरा पृष्ठ मृत्यु का प्रतिनिधित्व करता है। नकुल शॉ मदद नहीं कर सका लेकिन अपना सिर हिलाया, कुछ अवास्तविक महसूस कर रहा था। कम से कम ये केवल पृष्ठों में से एक था और वह भी एक आंशिक। जो उसने कहा, उसके अनुसार अंधेरे आंख में कुल 9 पृष्ठ थे और केवल जब वे सभी एकत्रित हो जाते थे तभी कोई अंतिम मृत्यु की आंख को विकसित कर सकता था। यहाँ तक कि नकुल शॉ के स्तर पर भी उसे मृत्यु की आंख की सामग्री को समझना कठिन लगा। कई वाक्यांश थे जो बेहद प्राचीन थे और अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि नकुल शॉ ने आत्मा के प्राचीन मार्ग के दरवाजे में कदम रखा था, तो वह कुछ भी समझ नहीं पाएगा। हालांकि नकुल शॉ कम समय में अंधेरे आंख के अधूरे पृष्ठ को विकसित नहीं कर सकता था, इसने उसके क्षितिज को विस्तृत किया। अंधेरे आंख के अधूरे पृष्ठ में अभी भी कई निषिद्ध नेत्र गुप्त तकनीकें थीं जिन्हें अंधेरे आंख गुप्त तकनीक नाम दिया गया था। इनमें से कुछ अंधेरे आंख गुप्त तकनीकें प्रतिद्वंद्वी के दिमाग और आत्मा को सड़ा सकती थीं। एक बार उपयोग किए जाने पर दुश्मन ठीक नहीं हो पाएगा और केवल खुद को मृत्यु में चलते हुए देख सकता था। अन्य अंधेरे आंख गुप्त तकनीकें मृतकों की आत्माओं को इकट्ठा कर सकती थीं और मृत आत्माओं की शक्ति को संगठित कर सकती थीं जो दूसरों को चुपके से मार सकती थीं। अधिक गहन अभिशाप भी अंधेरे आंख से दूसरों को शाप दे सकते थे। 100 कब्र निषिद्ध भूमि में शक्तिशाली अभिशाप थे जिनसे सत्य आत्मा क्षेत्र वाले भी भाग नहीं पाएंगे। केवल स्कारलेट मून कुलपति ही कभी नुकसान के बिना बचे थे। कुल मिलाकर अंधेरे आंख अधूरे पृष्ठ में घातक तकनीकें थीं जो बिना किसी निशान के मार सकती थीं। यात्रा और तैयारी। यात्रा जारी रही और समय बीत गया। नकुल शॉ ने अंधेरे आंख अधूरे पृष्ठ को पढ़ना शुरू कर दिया और हालांकि उसने मार्ग में कदम नहीं रखा था, उसके पास उससे विचार और धारणाएं थीं। अंधेरे आंख अधूरे पृष्ठ और उसकी नींव की मदद से नकुल शॉ ने अपनी नेत्रवंशजता को उत्तम बनाना शुरू कर दिया। अभी तक उसके पास 2 मुख्य आधार थे। एक बिजली विरासत था और दूसरा आत्मा का प्राचीन मार्ग, जिसका प्रतिनिधित्व हिम आत्मा की आंख द्वारा किया गया था। एक शारीरिक, एक मानसिक ऊर्जा। 2 के साथ नकुल शॉ के पास एक गहरी नींव थी। पलक झपकते ही लगभग 2 महीने बीत गए थे। अंतिम दिन पर नकुल शॉ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। कुछ थका हुआ महसूस कर रहा था लेकिन उसकी आंखों में एक चमकीला प्रकाश चमका जिसने एक मजबूत मानसिक ऊर्जा दबाव दिया। पिछले 2 महीनों में नकुल शॉ के 2 मुख्य आधारों में सुधार हुआ था। हिम आत्मा के गोले का दूसरा स्तर नकुल शॉ के मानसिक ऊर्जा स्तर को दिन प्रतिदिन बढ़ाता गया और अब ये सत्य रहस्य पद के बराबर था। बिजली विरासत का दूसरा तल लगभग अंतिम चरणों तक समझा गया था। इस क्षण में नकुल शॉ के माथे पर बिजली का प्रतीक धीरे धीरे स्पष्ट हो गया और भले ही उसने बिजली विरासत की शक्ति का उपयोग नहीं किया, इसे देखा जा सकता था। म्याऊं म्याऊं, छोटी चोर बिल्ली ने जम्हाई ली। हाँ, धन्यवाद। नकुल शॉ ने छोटी चोर बिल्ली को आध्यात्मिक पालतू बैग में डाल दिया, लेकिन जब उसने अपने अंतराल कंगन और अंगूठी की जांच की तो उसका भाव बदल गया। कमीनी चोर बिल्ली। नकुल शॉ की भौहें क्रोध से फड़क उठीं। उसके माथे का बिजली का प्रतीक थोड़ा धड़क उठा और पास की बिजली तूफान क्यूई अव्यवस्थित होने लगी, गरज रहा था। उसके अंतराल वस्तुओं में संसाधनों और आदिम क्रिस्टल पत्थरों में आधा की कमी आई थी।
बिना पूछे भी वह जानता था कि इसे छोटी चोर बिल्ली ने खाया होगा। छोटी चोर बिल्ली मुफ्त में कुछ भी नहीं करेगी और नकुल शॉ को 2 महीने तक हवाओं को रोकने में मदद करने के लिए उसे स्पष्ट रूप से एक शुल्क की आवश्यकता थी। कितनी शक्तिशाली बिजली! चंदवा महान देश के समूह ने सभी ने इसे महसूस किया और राजकुमार प्रदीप सहित अन्य 10 सितारों ने एक बड़ा दबाव महसूस किया। नकुल शॉ ने हल्के से एक सांस छोड़ी और अपनी आभा वापस ले ली इससे पहले कि उसने छोटी चोर बिल्ली को खींचा। छोटी चोर बिल्ली दयालुता से अपने पंजे हिलाती थी जैसे समझाने की कोशिश कर रही हो। क्या तुम एक बढ़ते चरण में हो और अपनी ऊर्जा को भरने के लिए संसाधनों और आदिम क्रिस्टल पत्थरों की आवश्यकता है? नकुल शॉ ने संदेह से छोटी चोर बिल्ली का निरीक्षण किया। अपने संसाधनों के एक पहाड़ को खाने के बाद भी बिल्ली ज्यादा बड़ी नहीं हुई। म्याऊं म्याऊं। छोटी चोर बिल्ली ने तब चारों ओर हिलाया कि वह पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में नकुल शॉ को सभी मदद देगी जो वह कर सकती थी। मेरे इतने संसाधनों को सुनने के बाद क्या तुम्हारे पास कोई नई शक्तियां हैं? छोटी चोर बिल्ली। नकुल शॉ ने अपना सिर हिलाया और बिल्ली में अधिक निराश हो गया। ठीक इसी क्षण नकुल शॉ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख ने कुछ महसूस किया और उसने दूरी में देखा। 1000 मील दूर चमकीला सफेद प्रकाश था जो एक अजीब एहसास दे रहा था। चमकीला प्रकाश करीब और करीब आया। उत्तरी सितारा स्टैंड, हम आखिरकार यहाँ हैं, चंदवा महान देश वालों ने कहा। सितारा स्टैंड पर आगमन। चमकीला प्रकाश लगभग 10 मील चौड़ा एक चमकदार सफेद पत्थर का मंच था। पत्थर के मंच के बीच में एक साधारण शुद्ध काला पत्थर का दरवाजा था। शुद्ध काला दरवाजा के विपरीत चमकदार सफेद पत्थर का मंच रेगिस्तान के बीच में बेहद आकर्षक था। इस रेगिस्तान में साल भर रेत के तूफान आते थे और यह सत्य आत्मा क्षेत्र के नीचे मनुष्यों को निगलने के लिए पर्याप्त था। आकाश में उड़ने वाले जानवर थे जो सत्य मानव पद वालों को भी नुकसान पहुंचा सकते थे। तो यह उत्तरी सितारा स्टैंड है। नकुल शॉ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख ने जगह पर स्कैन किया और पाया कि यहाँ की सामग्री उसे जो पता था उससे पार थी। ऐसी व्यवस्था ने उसे 100 कब्र निषिद्ध भूमि के केंद्र की याद दिलाए। जबकि चंदवा महान देश का समूह आ रहा था, उत्तरी सितारा स्टैंड पर पहले से ही बहुत से लोग इकट्ठा थे। बैंगनी बढ़ती महान देश और स्कारलेट आकाश महान देश के लोग यहाँ हैं। राजकुमार प्रदीप की आंखों ने भीड़ पर स्कैन किया। इस क्षण में उत्तरी सितारा स्टैंड पर लोग अपने संबंधित दलों में विभाजित थे। 3 महान देशों के प्रतिभाशाली लोग एक साथ इकट्ठा हुए। इसके अलावा मजबूत देशों, कुलों और प्रमुख परिवारों से भी थे। उत्तरी महाद्वीप पर मजबूत देशों की संख्या 100 के करीब थी, लेकिन हर मजबूत देश के पास केवल 2 स्थान थे। उनकी तुलना में 3 महान देश विशाल थे। कई मजबूत देश 3 महान देशों के तहत शासित थे। उदाहरण के लिए, जब चंदवा महान देश के लोग आए तो कई मजबूत देश पास आए। 3 महान देश थे: बैंगनी बढ़ती महान देश, स्कारलेट आकाश महान देश और चंदवा महान देश। नकुल शॉ ने पाया कि 3 महान देशों ने उत्तरी महाद्वीप पर आधे से अधिक शक्तियों को ले लिया था। आखिरकार एक महान देश में कई शक्तियां और परिवार थे जिनके अपने संबंधित प्रतिनिधि थे। की है छोटे सोने के सुअर, हम फिर से मिलते हैं। एक महिला की चिढ़ाने वाली आवाज़ बैंगनी बढ़ती महान देश से आई। बैंगनी बढ़ती महान देश से नेतृत्व करने वाली प्रतिभाशाली एक वीर बैंगनी बालों वाली युवा महिला थी जिसने एक फीनिक्स युद्ध लबादा पहना था। छोटे सोने के सुअर। नकुल शॉ को एहसास हुआ कि फीनिक्स युद्ध लबादा वाली महिला चंदवा महान देश से बात कर रही थी। ये राजकुमारी संध्या। राजकुमार प्रदीप ने अपने दांत पीसे लेकिन असहाय था और उसे सिरदर्द था। रूपक ने अपनी हंसी को दबाया और धीमी आवाज में कहा, छोटे सोने का सुअर वह उपनाम है जो राजकुमारी संध्या ने राजकुमार प्रदीप को दिया था। राजकुमार प्रदीप ने उससे 2 बार द्वंद्व किया लेकिन राजकुमारी संध्या ने उसे पूरी तरह से हरा दिया। ये राजकुमारी संध्या बैंगनी बढ़ती महान देश की राजकुमारी थी और शायद सबसे मजबूत वंशजता शक्ति वाली व्यक्ति थी। राजकुमारी संध्या अपनी ताकत के लिए पूरे उत्तरी महाद्वीप में प्रसिद्ध है और उसने पहले सत्य रहस्य पद के 2 विशेषज्ञों को चुनौती दी है। पिछली पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में राजकुमारी संध्या शीर्ष 100 में पहुंची थी और इस बार उसकी ताकत और वंशजता बहुत बढ़ गई है। उत्तरी सितारा स्टैंड पर शक्तियों ने चर्चा की और एक दूसरे को आजमाया।
राजकुमारी संध्या धीरे धीरे चंदवा महान देश की तरफ चल गई। एह छोटे सोने के सुअर, तुम अभी भी चंदवा महान देश के नेतृत्व करने वाले प्रतिभाशाली हो। लगता है कि चंदवा महान देश ज्यादा मजबूत नहीं है। राजकुमारी संध्या ने चंदवा महान देश के प्रतिभाशाली लोगों पर स्कैन किया। हालांकि यह एक आकस्मिक नज़र लग रही थी, उसकी नज़र में एक तेज और दबाव बनाने वाली आभा थी। जिन प्रतिभाशाली लोगों को उसने स्कैन किया था, उन्होंने सहज रूप से नज़रें हटाईं। हम्फ, गुरमीत ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। रविश की आंखों में एक तेज प्रकाश चमका जो हवा के माध्यम से काटता हुआ लग रहा था। नकुल शौर विचलित रहा, जबकि माधुरी शांत रही। रूपक ने सहज रूप से नज़र से मुंह मोड़ लिया। राजकुमारी संध्या थोड़ी चौंक गई। उसने अभी एक गुप्त शाही तकनीक का उपयोग किया था जिसका उपयोग प्रतिद्वंद्वी की ताकत का पता लगाने के लिए किया जाता था। अगर प्रतिद्वंद्वी उसकी नज़र को नहीं देख सकता था, तो इसका मतलब था कि उनकी ताकत उससे कम 2 स्तर अलग थी। अगर उसका प्रतिद्वंद्वी उसकी आंख में देख सकता था, तो इसका मतलब था कि कम से कम उनके पास उसे चुनौती देने का विश्वास था या कम से कम बहुत दूर नहीं थे। हालांकि स्काउटिंग ने राजकुमारी संध्या को आश्चर्यचकित कर दिया। गुरमीत और रविश उसकी नज़र का पलटवार भी कर सकते थे। रविश का कटार इरादा ने लगभग उसके दिल को हिला दिया था। इस रविश ने इतना शक्तिशाली कटार इरादा समझा है। ऐसा लगता है कि उसकी ताकत राजकुमार प्रदीप को पार करने में सक्षम हो सकती है और मेरे मजबूत प्रतिद्वंद्वियों में से एक है। राजकुमारी संध्या ने निष्कर्ष निकाला। उनके अलावा वह नकुल शॉ और माधुरी की ताकत का भी पता नहीं लगा सकी। नकुल शॉ पूरी तरह से अविचलित था। ऐसा लगा जैसे उसने उसकी नज़र को अनदेखा कर दिया हो। हे, कितने सुंदर नीले बाल! एक झटका में राजकुमारी संध्या एक ईर्ष्यालु नज़र के साथ नकुल शॉ के सामने पहुंच गई। नकुल शॉ के बाल हल्के नीले थे और प्राकृतिक लग रहे थे। राजकुमारी संध्या का एक और लक्ष्य था और वह नकुल शॉ की ताकत को देखना था, लेकिन करीब से देखने के बाद उसने पुष्टि की कि यह व्यक्ति केवल सत्य मानव पद के शुरुआती चरणों में था। उत्तरी महाद्वीप में एक और सिद्धार्थ ग्रिफिन नहीं होना चाहिए। राजकुमारी संध्या ने अपना सिर हिलाया। वह बहुत अधिक सोच रही थी। राजकुमारी संध्या के आगमन से प्रस्थान तक नकुल शॉ अविचलित रहा। चंदवा महान देश से राजकुमार प्रदीप और अन्य ने अपना ठंडा पसीना पोंछा। ये पुराने प्रतिभाशाली सभी जानते थे कि राजकुमारी संध्या कितनी परेशानी वाली थी। सो 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 उड़ने की आवाज़ लगातार दिखाई दी और अधिक से अधिक मजबूत देश और बड़े कुल इकट्ठा हुए। ये कौन सा मजबूत देश है? यह नया लगता है। कुछ लोग एक बड़े रक्त नीले पक्षी से उतरे और दूसरों के साथ राज्य से बाहर थे। ओह, मुझे याद है, मुझे लगता है कि यह एक बहुत दूर का देश है जिसे लॉर्ड ड्रैगन मजबूत देश कहा जाता है। अध्याय 338 सितारों का जमघट। एक विशाल रक्त नीले पक्षी से कुछ लोग नीचे उतरे। वे टीगोन बलशाली देश से थे। चूंकि यह स्थान दूर था, इसलिए टीगोन बलशाली देश के बारे में केवल कुछ ही लोग जानते थे। उनका नेतृत्व एक रहस्यमय चोला पहने युवक कर रहा था जो एक धातु का पंखा चला रहा था, जिसकी आंखें एक चील की तरह तेज और ठंडी थीं। अजीब बात यह थी कि उसकी त्वचा धातु की तरह चमक रही थी और उसके कपड़े और बाल भी धातु के बने लग रहे थे, जिससे एक शीतल आभा निकल रही थी। सत्य प्रभु पद। जो लोग इस व्यक्ति को देखते थे वे उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं करते थे। बलशाली देश का खिताब होने का मतलब था कि उनके पास कम से कम एक सत्य प्रभु पद का विशेषज्ञ था। टीगोन बलशाली देश में 2 प्रतिभाएं थीं। पहला एक काले चोले वाला युवक था जिसकी खेती सत्य मानव पद के शुरुआती चरणों में थी। दूसरा एक भावहीन युवक था जो सत्य मानव पद के शुरुआती चरणों में था। ये तारक मंच है। अदनान और जय, तुम दोनों अन्य प्रतिभाओं के साथ बातचीत कर सकते हो और याद रखना कि कोई परेशानी पैदा न हो। सत्य प्रभु पंकज के भावहीन स्वर ने आदेश दिया। समझ गया, सत्य प्रभु। जय ने एक गहरी सांस ली। प्रतिभाओं की निगाहों ने उस पर भारी दबाव डाल रखा था। हालांकि सत्य प्रभु पंकज ने 13 देशों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया था, लेकिन वह यहाँ शांत तरीके से व्यवहार कर रहा था। टीगोन बलशाली देश एक बलशाली देश था, लेकिन बलशाली देशों में यह औसत से थोड़ा नीचे था। इस क्षण उत्तरी तारक मंच पर 3 महान देश, कई बलशाली देश और गुट मौजूद थे।
3 महान देश बलशाली देशों से ऊपर थे, यहाँ तक कि 10 टीगोन बलशाली देश भी उनके सामने कुछ नहीं थे। कुछ बड़े गुट और परिवार भी टीगोन बलशाली देश को नष्ट कर सकते थे। इसलिए टीगोन बलशाली देश शांत और सतर्क था। जय नकुल शॉ ने परिचित भावहीन युवक को आश्चर्य से देखा। जय सावधानी और बेचैनी के साथ वहीं खड़ा रहा और ध्यान से चारों ओर स्कैन किया। चूंकि यहाँ बहुत से लोग थे, जय नकुल शॉ को नहीं ढूंढ पाया, इसलिए ये खोज केवल एक तरफा थी। इस जय ने प्रभु भुवान को धोखा दिया और फिर रमन मास्टर के साथ टूटा चांद गुट को बेच दिया। हम रमन मास्टर साथ क्यों नहीं आए? नकुल शॉ को अफसोस हुआ कि उसे रमन मास्टर नहीं मिले। अगर रमन मास्टर अभी भी उसी खेती के स्तर पर होते जिस पर वह थे, तो नकुल शॉ द्वारा उन्हें मारना एक बच्चे को मारने जैसा होता। ठीक इसी क्षण एक निश्चित क्षेत्र में अशांति हुई क्योंकि 2 युवा प्रतिभाएं आपस में लड़ने लगीं। दोनों प्रतिभाओं की खेती क्रमशः सत्य मानव पद के चरम और अंतिम चरणों में थी। उनकी लड़ाई से हवा गूंजने लगी और हवा की लहरें हर जगह उड़ने लगीं। अच्छा, आसपास के सभी प्रतिभाशाली इस तमाशे को देखने लगे। यहाँ बहुत से लोग थे और हर कोई एक प्रतिभाशाली था। उनका लड़ना सामान्य था। उत्तरी महाद्वीप के प्रतिभाशाली बहुत शांत नहीं होते और हमेशा लड़ते रहेंगे। रूपक सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। क्या पुरानी पीढ़ी जूनियरों पर लगाम नहीं लगाती है? नकुल शॉ की आंखें चमकीं। इसी बीच कई गुटों की प्रतिभाएं लड़ने लगी थीं। देशों और कुलों के बीच दुश्मनी हो सकती है या पिछली पवित्र सत्य ड्रैगन सभा के बारे में भी हो सकता है। एक और कारण यह है कि ये प्रतिभाशाली एक दूसरे की ताकत का परीक्षण करने की कोशिश कर रहे हैं। नेहा ने समझाया। जासूसी। नकुल शॉ हंस पड़े। उत्तरी महाद्वीप विशाल था और कुछ गुट और देश बहुत दूर थे, इसलिए वे अक्सर बातचीत नहीं कर पाते थे। लेकिन अब जब सभी प्रतिभाशाली जमा हो गए थे, तो यह एक दूसरे की जासूसी करने का समय था। इस स्थिति में भले ही उनके बीच कोई समस्या न हो, वे समस्याएं ढूंढ लेंगे। 3 महान देशों में से एक होने के बावजूद कैनोपी महान देश इससे बच नहीं सका। सामान्य बलशाली देश और गुट स्पष्ट रूप से कैनोपी महान देश को नाराज करने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन एक से अधिक महान देश और कम संख्या में कुल और प्राचीन परिवार थे जो कैनोपी महान देश से नहीं डरते थे। कैनोपी महान देश इस बार बेहद रंगीन है। सुनहरे बाल, नीले बाल, बैंगनी बाल। मुझे लगा जैसे मैं किसी कुत्ते के ठिकाने में आ गया हूँ। पास की एक पार्टी से एक मजाकिया लहजा आया। वक्ता एक गंजा पुरुष था जिसके सीने पर अजीब गहरे हरे रंग की रेखाएं थीं। यह कोई टैटू नहीं था, बल्कि एक रक्त रेखा थी जो हर सांस के साथ तरल संचारित करती हुई लगती थी। ये स्कारलेट स्काई महान देश का पिंटू है। वह व्यक्ति महान देश में शीर्ष 3 में स्थान पर है और उसके पास दुर्लभ ग्रीन ज्वलंत टैटू ड्रैगन रक्त रेखा है। उसने पिछली बार पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त किया था। पास के प्रतिभाशाली ने इस गंजे पुरुष को पहचान लिया। मजाक उड़ाने वाला स्कारलेट स्काई महान देश से आया था और पिंटू की खेती सत्य मानव पद के चरम चरणों तक पहुंच गई थी। ये सुनकर राजकुमार प्रदीप और अन्य सभी ने अपशब्दों के साथ जवाब दिया। हा, मैं सोच रहा था कि यह कौन है। तो ये स्कारलेट स्काई महान देश का एक कीड़ा है। कैनोपी महान देश से एक हावी स्वर सुनाई दिया। सभी को केवल यह महसूस हुआ जैसे हवा को एक तेज फांक से काट दिया गया हो और उन सभी ने उधर देखा। एक लड़ाई का चोला पहने सुंदर पुरुष एक प्राचीन ब्लेड लेकर बाहर निकला। कैनोपी महान देश का रविश 3रे स्थान पर। अगर मुझे सही याद है तो क्या वह अतीत में पिंटू से हारा नहीं था? 2 महान देशों के प्रतिभाओं के टकराव ने तुरंत कई प्रतिभाशाली लोगों का ध्यान बढ़ाया। यहाँ तक कि पर्पल राइजिंग महान देश की राजकुमारी संध्या भी मुस्कुराए और उधर देखा। ग्रीन सन ब्लेजिंग ड्रैगन। पिंटू ने अपनी बाहें फैलाईं और उसकी छाती पर गहरे हरे रंग की रक्त रेखा हिलने लगी, जिससे ड्रैगन के आकार की हरी लपटें निकलीं। पिंटू ने अपनी हथेली उठाए और हरी लपटें तुरंत रविश की ओर उड़ गईं, उसे घेरने की कोशिश कर रही थीं। क्या शक्तिशाली रक्त रेखा गुप्त तकनीक है? तो ये शीर्ष 100 की ताकत है। पिंटू की ताकत ने पहली बार पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में भाग लेने वालों के दिल को दहला दिया। भयानक लपटें सामान्य सत्य मानव पद के विशेषज्ञों को तुरंत राख में बदल सकती थीं। टीगोन बलशाली देशों की ओर। तो
वह उत्तरी महाद्वीप का शीर्ष प्रतिभाशाली है। जय ने एक गहरी सांस ली। पिंटू की रक्त रेखा गुप्त तकनीक ने उसकी डार्क वाटर इनहेरिटेंस का पूरी तरह से मुकाबला किया। इस क्षण उसे अपना शरीर और सत्य आत्मा का क्यूई कांपता हुआ महसूस हुआ। एक वास्तविक लड़ाई में वह शायद पिंटू के कुछ वारों को भी रोक नहीं पाएगा। स्काई क्लाउड ब्लेड ड्रॉइंग तकनीक। जियांग, प्राचीन ब्लेड अपनी म्यान से बाहर आया और लपटों को काटकर कुछ भी नहीं कर दिया। उसी समय एक अदृश्य ब्लेड इरादा पहले विरोधी की चेतना में घुसा। उपस्थित कई प्रतिभाशाली लोगों को लगा जैसे उनके दिल ठंडे पड़ गए हों। ऐसा लगा जैसे एक अदृश्य ब्लेड ने उनके अपने शरीरों को काट दिया हो। ब्लेड इरादा। रविश के पास ऐसा शक्तिशाली ब्लेड इरादा कब था? स्कारलेट स्काई महान देश और अन्य बलशाली देश हैरान रह गए। ब्लेड इरादे ने हवा को काट दिया और पिंटू को एक कदम पीछे हटने के लिए मजबूर किया। ये केवल पहला ब्लेड ड्रॉइंग तकनीक था। रविश ने फिर अपनी तियान और यून रक्त रेखाओं का संचार किया जो नीले और सफ़ेद रंग में चमकीं। इस छोकरे ने ब्लेड इरादे को कब समझा और यह इतना शक्तिशाली कब हो गया? केवल कुछ ब्लेडों में पिंटू को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया गया था और उसकी छाती और चेहरे पर खून के निशान थे। रक्त रेखा के मामले में रविश उससे कमजोर नहीं था। इसके विपरीत उसके पतन और उत्थान के बाद उसकी शक्ति और भी मजबूत हो सकती है। यहाँ तक कि राजकुमार प्रदीप और राजकुमारी संध्या भी थोड़ी हैरान थीं। रविश द्वारा प्रदर्शित ताकत शीर्ष 100 तक पहुँच सकती थी या उससे भी ऊपर जा सकती थी। अगर अफवाह असली है तो उसने सिद्धार्थ ग्रिफिन से हारने के बाद ब्लेड इरादे को समझा और उसका ब्लेड इरादा दूसरों के ब्लेड इरादे से दुगना मजबूत है। राजकुमारी संध्या की आंखें चमकीं। वह सिद्धार्थ ग्रिफिन की ताकत को समझती थी। 6 महीने पहले दोनों बराबर पर आए थे, लेकिन जिस बात ने उसे गुस्सा दिलाया वह ये था कि उस रहस्यमय प्रतिभाशाली ने शुरू से अंत तक केवल एक हाथ का इस्तेमाल किया था। सिद्धार्थ ग्रिफिन की दंतकथा भोजन के समय बोली जाने वाली कहानियां बन गईं। उसके पास कोई उच्च प्रतिभा या रक्त रेखा नहीं थी। उसने वरिष्ठों से भी नहीं सीखा, लेकिन ऐसे व्यक्ति ने सब कुछ खुद ही समझा और खेती का अपना रास्ता बनाया। शियू। पिंटू गिर गया और रविश से हार गया। धन्यवाद। रविश विजयी होकर लौटा। कैनोपी महान देश की जीत से स्पष्ट रूप से स्कारलेट स्काई महान देश का चेहरा उतर गया और उन्होंने अपने नंबर 2 प्रतिभाशाली को बाहर भेजा। 3 महान देशों में से कैनोपी महान देश कमजोर नहीं था, लेकिन जूनियर आमतौर पर दूसरों जितने जबरदस्त नहीं होते थे। झे सर्वेश ने उत्साह से अपने हाथों को रगड़ा और अपनी सोने और चांदी की छड़ी के साथ बाहर कूद पड़ा। स्कारलेट स्काई महान देश के नंबर 2 प्रतिभाशाली सत्य मानव पद के चरम चरणों तक पहुंच गए थे और राजकुमार प्रदीप से ज्यादा कमजोर नहीं थे। सर्वेश ने इस लड़ाई में भीषण मुकाबला किया। उसकी रक्त रेखा की शक्ति ने उसे अधिक चोटों के साथ मजबूत होने दिया। 100 वारों के बाद सर्वेश घायल हो गया, जिससे उसकी युद्ध शक्ति में काफी वृद्धि हुई तारांकन और उसे जीत मिली। लगातार 2 हार के बाद स्कारलेट स्काई महान देश के लोगों के चेहरे आखिरकार बदल गए। अगर कैनोपी महान देश के नंबर 2 और 3 पहले से ही इतने मजबूत हैं, तो फिर राजकुमार प्रदीप, स्कारलेट स्काई और पर्पल राइजिंग महान देश के प्रतिभाशाली हिल गए। वास्तव में नकुल शॉ स्पष्ट रूप से जानता था कि सर्वेश और राजकुमार प्रदीप की ताकत में ज्यादा अंतर नहीं था। लेकिन अगर यह एक वास्तविक जीवन या मृत्यु की लड़ाई होती तो सर्वेश शायद जीत जाता। आक्रमण के मामले में रविश राजकुमार प्रदीप से आगे निकल गया। कैनोपी महान देश वास्तव में इस बार अलग है। मैं राजकुमार प्रदीप को जानता हूं, लेकिन नंबर 2 और नंबर 3। राजकुमारी संध्या की आंखें चमकी क्योंकि उसकी निगाहें नकुल शॉ और माधुरी पर पड़ीं। उत्तरी तारक मंच पर प्रतिभाशाली लोगों के लिए एक दूसरे को चुनौती देना आसान बनाने के लिए बैठने की योजना अद्वितीय थी। केली, तुम जाकर उस नीले बालों वाले छोकरे की ताकत का परीक्षण करो। पूनम, तुम उस सफ़ेद कपड़े पहने लड़की की जासूसी करो जो अपनी सुंदरता से दूसरों को ईर्ष्या कराती है। राजकुमारी संध्या ने आदेश दिया। केली और पूनम पर्पल राइजिंग महान देश में क्रमशः चौथे और 5वें स्थान पर थे और अतीत में वे कैनोपी महान देश में तीसरे और चौथे के बराबर थे। राजकुमारी संध्या के लक्ष्य नकुल शॉ और माधुरी थे। अध्याय 339 सितारों का जमघट 2।
कैनोपी महान देश और राजकुमारी संध्या का पर्पल राइजिंग महान देश मित्र हैं और हमारे जूनियर शायद ही कभी एक दूसरे से मिलते हैं। हम इस स्पर्धा के अवसर का उपयोग अपनी दोस्ती बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। राजकुमारी संध्या की आंखों में वीरता की चमक थी। उसने सीधे स्पर्धा का उल्लेख किया और स्कारलेट स्काई महान देश की तरह समस्याएं खोजने की कोशिश नहीं की। राजकुमार प्रदीप हिचकी लिया। क्या ऐसा हो सकता है कि राजकुमारी संध्या उन्हें चुनौती देने जा रही हो? सत्य रहस्य पद पर बैठी राजकुमारी संध्या का सामना करते हुए उसके पास जीत का कोई मौका नहीं था। हालांकि राजकुमार प्रदीप की रक्त रेखा मजबूत थी, राजकुमारी संध्या उससे अधिक मजबूत थी और खेती के मामले में भी वह ऊंची थी। सौभाग्य से राजकुमारी संध्या का राजकुमार प्रदीप को चुनौती देने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। उसकी राय में वह राजकुमार प्रदीप को जानती थी जो उससे कई बार हार चुका था। उसका असली प्रतिद्वंद्वी सिद्धार्थ ग्रिफिन और यहाँ तक कि गौरव भी था। जल्द ही पर्पल राइजिंग महान देश से एक पुरुष और महिला बाहर निकले। वे नंबर 4 और 5 की प्रतिभाएं थीं, केली और पूनम। उन दोनों की खेती क्रमशः सत्य मानव पद के अंतिम और शुरुआती चरणों तक पहुंच चुकी थी। उनकी रैंकिंग पूरी तरह से नकुल शॉ और माधुरी की रैंकिंग के समान थी। पिछले अनुभव के अनुसार समान रैंकिंग के तहत कैनोपी महान देश के लोग पर्पल राइजिंग महान देश का मुकाबला नहीं थे। नकुल शॉ जो बैठा हुआ था, अचानक सामने एक चांदी सफ़ेद चोला पहने युवक से लड़ाई का इरादा महसूस किया। नीले बालों वाले छोकरे, आओ और लड़ो, केली ने बिना किसी सम्मान के बेसब्री से कहा। अगर राजकुमारी संध्या की वजह से नहीं होता तो वह नकुल शॉ पर कोई ध्यान नहीं देता। केली को अभिमानी होने का अधिकार था। पिछली पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में वह शीर्ष 300 तक पहुंच गया था और 6 महीने पहले उसने 10,000 मील तक पीछा करने के बाद एक चरम सत्य मानव पद के डाकू को मार डाला था। केली उसके बाद प्रसिद्ध हो गया था। उसे स्पष्ट रूप से एक ऐसे नए व्यक्ति को चुनौती देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिसकी खेती उससे कम थी। जबकि केली चिल्ला रहा था, उसे यह एहसास नहीं हुआ कि राजकुमार प्रदीप और अन्य लोगों के चेहरे पर खुशी के भाव थे। रविश और रूपक सभी शरारती मुस्कान लिए हुए थे। ये विवरण राजकुमारी संध्या की आंखों में पड़े, जो हैरान हो गईं। टीगॉन बलशाली देश की ओर। नकुल शॉ। जय का दिल उछला और कैनोपी महान देश के नीले बालों वाले युवक को घूरते हुए उसका भाव बदल गया। क्या हुआ? टीगॉन बलशाली देश का दूसरा प्रतिनिधि अदनान ने जय के भाव में बदलाव देखा। कुछ नहीं, बस एक परिचित व्यक्ति को देखा। जय की निगाहें वहां क्या हो रहा था उस पर ध्यान देने लगीं। 3 महान देश ऐसी चीज नहीं थे जिसमें वे दोनों भाग ले सकें। यहाँ की स्थिति ने उपस्थित कई लोगों का ध्यान खींचा। नकुल शॉ उसी स्थान पर बैठा रहा और केली की चिल्लाहट को नजरअंदाज कर दिया। उसकी निगाह एक कोने की ओर भी मुड़ गई। भाई जय, हम फिर से मिलते हैं। टूटा चांद गुड कैसा है? जय के दिमाग में एक आवाज आई जिससे उसका दिल जोर से धड़क उठा। जब नकुल शॉ उससे बात कर रहा था तो उसके बगल में मौजूद अदनान और यहाँ तक कि सत्य प्रभु पंकज को भी कुछ महसूस नहीं हुआ। ये कल्पना करना मुश्किल था कि नकुल शॉ, जिसे अभी चुनौती दी जा रही थी, अभी भी उससे आसानी से बात कर सकता था। नकुल शॉ, पर्पल राइजिंग देश और हमारा कैनोपी महान देश मित्र हैं। बस स्पर्धा कर लो, इसमें तुम्हारा ज़्यादा समय बर्बाद नहीं होगा। ये देखकर कि माहौल थोड़ा ठंडा था, राजकुमार प्रदीप मुस्कुराया और कहा। आखिरकार वह कैनोपी महान देश का नेता था। राजकुमार प्रदीप के शब्दों ने पर्पल राइजिंग महान देश के प्रतिभाशाली लोगों के माथे पर चिड़की सिकन डाल दी। उसने यह महसूस कराया कि इस युवक को कार्रवाई करने के लिए राजकुमार प्रदीप को खुद की आवश्यकता थी। ये कहने जैसा था, बस जाओ, तुम इसे एक पल में खत्म कर दोगे। हास्यास्पद। केली गुस्से से उबल उठा। राजकुमार प्रदीप और नकुल शॉ का रवैया पूरी तरह से उसे कमाक रहा था। राजकुमार प्रदीप को छोड़कर जो उससे मजबूत था और जिसका प्रतिद्वंद्वी राजकुमारी संध्या होनी चाहिए, इस नीले बालों वाले छोकरे को क्या अधिकार था? हा, नीले बालों वाले छोकरे, तुम्हारा नाम नकुल शॉ है ना? अगर तुम मुझसे 10 वार का आदान प्रदान बिना हारे कर सकते हो तो मैं हार मान लूंगा। केली हंसा जब उसका चांदी सफ़ेद चोला लहराया। वेंग टिल्ड
उसके चारों ओर एक गहरा लाल हरा रंग की लहर दिखाई दी जिसने एक ज्वलंत ब्लेड सरनी की तरह दर्जनों ज्वलंत ब्लेड रेखाएं बनाईं। कोई भी सामान्य सत्य मानव पद जो उसके 10 गज के दायरे में आता, वह जलकर राख हो जाता। इसके शीर्ष पर उसके हाथ पर एक गहरा लाल काला ब्लेड दिखाई दिया जो आग के प्रतीकों से संघनित था जिसने अनगिनत लपटों को आकाश में उठाया। लगता है कि केली अपनी पूरी ताकत का उपयोग कर रहा है। उसने स्कारलेट फ्लेम सिंबल को 7वें प्रतीक तक प्रशिक्षित किया है। डार्क लाइन्स फ्लेमिंग ब्लेड के साथ उसकी ताकत लगभग सत्य रहस्य पद के बराबर है। पर्पल राइजिंग महान देश के लोग नकुल शॉ को खुशी से देखने लगे लेकिन उन्होंने पाया कि कैनोपी महान देश के प्रतिभाशाली लोगों के चेहरे पर भी खुशी के भाव थे। भाई नकुल शॉ, सावधान रहना, उस आदमी की युद्ध शक्ति भयानक है। अच्छा नहीं, वह आक्रमण कर रहा है। जय का भाव बदल गया जब उसने मानसिक ऊर्जा के माध्यम से नकुल शॉ को चेतावनी दी। शायद एक खतरा महसूस करते हुए नकुल शॉ ने आखिरकार अपनी निगाह केली की ओर मोड़ी। तुम्हें हराने के लिए मुझे सिर्फ एक आंख चाहिए। नकुल शॉ की बाईं आंख एक असीम बर्फ की खाई बन गई लगती थी। दिल की आंख। नकुल शॉ की 3 आंख तकनीकों में से एक का तुरंत उपयोग किया गया। केली की आंखें उस अगाध दुनिया में खींच ली गईं और उसका भाव चकित हो गया। अगले दृश्य ने उपस्थित प्रतिभाशाली लोगों को दंग कर दिया। डैंग! केली के हाथ में गहरा लाल काला ब्लेड जमीन पर गिर गया क्योंकि सत्य आत्मा का क्यूई फीका पड़ गया। पा केली ने अपने चेहरे पर खुद को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। यह मेरी गलती है। मैं एक हरामी हूं। तुमने उस कुतिया से शादी की और यातना दी गई और मर गई। सब मेरी गलती है। उत्तरी तारक मंच पर जोरदार थप्पड़ों की आवाज गूंजी। केली का चेहरा जल्द ही सूजकर लाल हो गया और उसके मुंह से खून टपकने लगा। पल्प! अंत में वह घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। पर्पल राइजिंग महान देश के लोग चिल्लाने और चीखने लगे। हालांकि केली अपनी भावनाओं में खो गया था और बाहरी दुनिया को ज्यादा महसूस नहीं कर सकता था। केली हार गया। राजकुमारी संध्या ने केली को ले जाने के लिए लोगों को भेजने से पहले नकुल शॉ को गहराई से देखा। शुरू से अंत तक नकुल शॉ उसी जगह पर बैठा रहा और एक नज़र का इस्तेमाल किया। दिल की आंख का उपयोग लोगों की भावनाओं और इच्छाओं के खिलाफ किया गया था। कोई भी जीवित चीज भावनाओं के बिना या दिल में किसी भी कमी के बिना नहीं हो सकती थी। नकुल शॉ विरोधी को उनके दिल के राक्षसों में गिरा सकता था। वाटर मून सीक्रेट गुफा में वापस उसने मास्टर दीनानाथ और अन्य लोगों को एक दूसरे से लड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए एक समान कौशल का उपयोग किया था। इस आदमी की आंख की रक्त रेखा भयानक है। केवल एक नज़र में केली हार गया। पर्पल राइजिंग महान देश और स्कारलेट स्काई महान देश के प्रतिभाशाली लोग नकुल शॉ के प्रति सावधानी से भरे हुए थे। टीगॉन महान देश की ओर। जय का दिल हिल गया। इस उदाहरण पर नकुल शॉ अभी भी 13 देशों और टूटा चांद गुट की स्थिति के बारे में उससे बात कर रहा था। इसका मतलब था कि नकुल शॉ एक साथ 2 काम कर रहा था और उससे बात करते हुए केली को हरा दिया था। अगर दूसरों को इसके बारे में पता चलता तो नकुल शॉ की आंख की रक्त रेखा का उनका विश्लेषण एक स्तर ऊपर चला जाता। केली के हारने के बाद दूसरी प्रतिद्वंद्वी पूनम थोड़ी देर के लिए चकित थी, इससे पहले कि वह ठीक हो गई। उसने जल्द ही माधुरी को चुनौती दी। पूनम ने इस आश्चर्यजनक सुंदरता को देखा जिसने उसे अपने रूप के लिए अपराधबोध महसूस कराया। माधुरी मुस्कुराई और उसके हाथ में एक 7 तार वाली वीणा दिखाई दी। राजधानी में हुई प्रतियोगिता में उसने वीणा का इस्तेमाल नहीं किया था। मनोरंजन के मार्ग की कृषक। पूनम की आंखें चमकी क्योंकि उसने माधुरी को खेलने का समय नहीं दिया और उसकी ओर एक नीला बैंगनी वार भेजा। ये संघनित हमले तेज और शक्तिशाली थे। मनोरंजन के मार्ग के कृषक जब खेलना शुरू करते थे तो घातक होते थे। जियांग। माधुरी की ज़ैद उंगलियों ने वीणा को छुआ और उपस्थित कई प्रतिभाशाली लोगों के खून ने महसूस किया कि उनका खून उबल रहा है। पूनम की ओर एक आधा पारदर्शी रेखा लहराए। चट! पूनम द्वारा भेजा गया नीला बैंगनी वार टूट गया और एक अदृश्य शक्ति उसके शरीर में घुस गई। वाह! पूनम ने एक मुंह खून थूका और लगातार लहरों ने उसे पीछे हटने के लिए मजबूर किया। लगभग एक चाल में पूनम हार गई। पर्पल राइजिंग महान देश में पूरी तरह से चुप्पी थी। यह माधुरी भी भयानक है। अगर उसने अपनी वीणा का पूरी तरह से इस्तेमाल किया तो समान खेती वाले किसी व्यक्ति का हमला भी आसानी से रद्द हो जाएगा।
राजकुमारी संध्या का भाव गंभीर था। उसने नकुल, शॉ और माधुरी को व्यक्तिगत रूप से दिल में नहीं रखा था, लेकिन वह कैनोपी महान देश की कुल मिलाकर ताकत से सावधान थी। राजकुमार प्रदीप, सर्वेश, रविश, नकुल, शॉ, माधुरी, उनमें से कोई भी सरल नहीं था, हर कोई पिछले वाले से अधिक डरावना था। लगता है कि इस बार पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में कैनोपी महान देश स्थिति को पलटने में सक्षम है। कुल मिलाकर ताकत के मामले में कैनोपी महान देश अन्य दो महान देशों को दबा रहा है। उत्तरी तारक मंच पर मौजूद ताकतें चर्चा कर रही थीं। कैनोपी महान देश के उच्च पदस्थों के चेहरे गौरव से चमकीले लाल थे। उत्तरी तारक मंच पर कैनोपी महान देश को कोई नुकसान नहीं हुआ और उसने अन्य दो महान देशों पर झाड़ू फेर दी। लेकिन नेता के मामले में कैनोपी महान देश थोड़ा कमजोर है। राजकुमार प्रदीप राजकुमारी संध्या से अधिक बार हार चुका है। दूसरों ने कैनोपी महान देश की कमी देखी। जैसे जैसे समय बीता, अधिक से अधिक बलशाली देश, परिवार और प्रमुख गुट पहुंचे। नकुल, शॉ ने समझने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और बाहरी दुनिया की परवाह नहीं की। एक निश्चित क्षण में उत्तरी तारक मंच पर एक बार फिर चर्चा छिड़ गई। 10,000 तलवार कुल के लोग यहाँ हैं। 10,000 तलवार कुल उत्तरी महाद्वीप में नंबर 1 तलवार कुल है और उनकी ताकत लगभग 10 महान कुलों के बराबर है, किसी भी बलशाली देश को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। आकाश से कुछ आकृतियां उतरीं। नेता एक आंख वाला तलवार कृषक था जो आधा कदम उत्पत्ति कोर क्षेत्र तक पहुंच गया था और शाही के महान बुजुर्ग से भी थोड़ा अधिक मजबूत था। ये बूढ़ा मृतक भी यहाँ है। खून के रंग के बाल वाले जसवंत का भाव बदल गया। ताकत के मामले में 10,000 तलवार कुल एक सितारा गुट के करीब था और आयरन ब्लड रिलीजन से मजबूत था। 10,000 तलवार कुल से केवल 2 प्रतिभाएं थीं। एक नीले चोले वाला पुरुष था जिसके अजीब सफ़ेद बाल थे। दूसरी एक बर्फ सफ़ेद महिला थी जिसकी भेदी तेज आंखें थीं। ये वह है। जय हक्का बक्का रह गया जब उसने परिचित लड़की को देखा। उस समय उस महिला ने अपनी तलवार से सभी 13 देशों के प्रतिभाशाली लोगों को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया था। उसने सहज रूप से नकुल, शॉ की ओर देखा, लेकिन बाद वाले ने समझने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थीं और यह नहीं देखा। अध्याय 340 सितारों का जमघट 3। 10,000 तलवार कुल की बर्फ सफ़ेद महिला 13 कुलों की पिछली नंबर 1 प्रतिभाशाली सपना थी। उत्तरी कुल में नंबर 1 तलवार कुल होने के नाते 10,000 तलवार कुल एक ऐसी शक्ति थी जो 10 महान कुलों से ठीक नीचे थी। ऐसी शक्ति के उतरने से अन्य बलशाली देश और कुल सब पीछे हट गए। 10,000 तलवार कुल के प्रमुख शिष्य वांशु पिछली पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में 30वें स्थान पर आए थे और गौरव को छोड़कर उत्तरी महाद्वीप में कोई और उन्हें हरा नहीं सकता। अन्य प्रतिभाशाली लोग डर और गंभीरता के साथ सफ़ेद बालों वाले युवक को देखने लगे। वांशु सत्य रहस्य पद तक पहुंच चुके थे और उत्तरी महाद्वीप के नंबर 1 तलवार कुल के नंबर 1 प्रतिभाशाली थे। वह पूरे महाद्वीप में प्रसिद्ध थे। वह सादे कपड़े वाली लड़की कौन है? वह केवल सत्य मानव पद पर है, लेकिन 10,000 तलवार कुल के 2 स्थानों में से एक लेने में सक्षम है। क्या तुम नहीं जानते कि वह तलवार विलक्षण सपना है जो अभी कुछ साल पहले बाहर निकली है और उसकी प्रतिभा वांशु से कम नहीं है? जाहिर है, उसने वांशु से पहले तलवार इरादे को समझा था। पूरे महाद्वीप के प्रतिभाशाली लोगों ने 10,000 तलवार कुल के इन 2 विलक्षणों पर अपनी निगाहें केंद्रित कर लीं। यहाँ तक कि राजकुमार प्रदीप और राजकुमारी संध्या जैसे 3 महान देशों के नेताओं ने भी वांशु को मुस्कुराकर नमस्ते कहा। वांशु ने राजकुमारी संध्या को हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन राजकुमार प्रदीप और अन्य के प्रति ठंडा था। राजकुमार प्रदीप थोड़ा नाखुश था, लेकिन उसने इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की। तीनों महान देश 10,000 तलवार कुल को अपने पक्ष में करना चाहते थे। उन्हें नाराज नहीं किया जाना था। ये सपना 10,000 तलवार कुल के 2 स्थानों में से एक लेने में सक्षम है। राजकुमारी संध्या हैरान थी। उसकी याद में कम से कम 2 या 3 और चरम सत्य मानव पद के प्रतिभाशाली थे जिनकी ताकत राजकुमार प्रदीप के बराबर थी। ये कल्पना करना मुश्किल था कि उस प्रतियोगिता से बाहर निकलने के लिए उसकी युद्ध शक्ति कितनी मजबूत थी। दुर्भाग्य से नकुल, शॉ समझने में थे और उन्हें एहसास नहीं हुआ कि सपना यहाँ थी। उसके नीले बाल और ठंडी आभा पहले से अलग थी और सपना ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि कोने में मौजूद जय ने सपना को पहचान लिया था और थोड़ा उत्साहित था।
दोनों एक दूर जगह से आए थे और एक ही युग में एक बड़े मंच पर प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। किसी ने भी 10,000 तलवार कुल के दोनों को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। यह विशेष रूप से वांशु के लिए था, जो उत्तरी महाद्वीप के प्रतिभाशाली के शीर्ष पर पहुंच गए थे। उपस्थित किसी भी व्यक्ति में शायद उनसे एक तलवार लेने की भी क्षमता नहीं थी। ये सपना थी जो राजकुमारी संध्या और अन्य जैसे दूसरों का लक्ष्य थी। ठीक इसी क्षण उड़ने की आवाज़ एक बार फिर दिखाई दी। कुछ और गुट उतर गए। देखो, स्वर्गीय युआन कुल के लोग यहाँ हैं। गौरव यहाँ है। उत्तरी तारक मंच पर अफरा तफरी मच गई। सबने अपने सिर ऊपर उठाए और कई बड़े पक्षियों को देखा जिनके पंखों का फैलाव कम से कम 30 गज चौड़ा था। कम से कम 3 से 4 सत्य प्रभु पद की आभा थी और अन्य 2 आधा कदम उत्पत्ति कोर क्षेत्र पर थे। जब ये आकृतियां उतरी तो उनकी शक्तिशाली आभा ने क्षेत्र को दबा दिया। 10 महान कुलों में से एक होने के नाते स्वर्गीय युआन कुल का कोई भी बुजुर्ग सत्य प्रभु पद पर था। स्वर्गीय युआन कुल से 10 लोग थे। नेता एक सुंदर युवक था जिसकी आंखों में दिव्य रोशनी लगती थी। उसकी हर कार्रवाई तीव्र दबाव लाए। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस पीढ़ी का प्रमुख प्रतिभाशाली था। क्या वह गौरव है? उत्तरी महाद्वीप की दंतकथा। कई प्रतिभाशाली लोगों की सांस लेने की दर तेज हो गई क्योंकि उनके भाव उत्साह और प्रशंसा से भर गए। कुछ महिला प्रतिभाशाली ने भी महसूस किया कि उनके दिल की धड़कन तेज हो गई है और उनके गाल लाल हो गए हैं क्योंकि वे गौरव के सुंदर चेहरे को घूर रहे थे। गौरव के आगमन के बाद उत्तरी तारक मंच पर स्थिति थोड़ी बदल गई। वह उत्तरी महाद्वीप के सभी प्रतिभाशाली का नेता बन गया लगता था। कोई अनिच्छुक नहीं था और किसी ने भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। 10,000 तलवार कुल के केवल वांशु ने गौरव को 1 या 2 ठोस सांस के लिए आंख में देखा और अदृश्य मानसिक ऊर्जा के टकराव ने आसपास के विलक्षणों के दिल को बेचैन कर दिया। थोड़ी देर बाद जगह शांत हो गई, लेकिन और निगाहें स्वर्गीय युआन कुल के 10 लोगों का निरीक्षण कर रही थीं। स्वर्गीय युआन कुल बेहद शक्तिशाली था। उनके पास 5 से 6 चरम सत्य मानव पद थे जो राजकुमार प्रदीप से अधिक मजबूत थे। गौरव के अलावा एक और सुंदर महिला आकृति थी जिसने कई लोगों का ध्यान खींचा। लड़की मुस्कुराई और उसकी सुंदरता देशों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। उसकी हल्की बैंगनी पोशाक फड़फड़ा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह जैद से बनी एक सुंदरी थी। ये वह है, तनुश्री शॉ। जय और सपना की निगाहें बैंगनी कपड़े पहने लड़की पर पड़ीं। उस समय से 13 देशों में बदलाव आया था। कई प्रतिभाशाली अन्य देशों में चले गए थे। जय ने रमन मास्टर का साथ दिया और उन्हें धोखा दिया। सपना सफलतापूर्वक उत्तरी महाद्वीप के नंबर 1 तलवार कुल में प्रवेश कर गई। नकुल शॉ आयरन ब्लड रिलीजन के अध्याय नेता बन गए। तीनों में से सपना का भाग्य सबसे बड़ा था। हालांकि किसी ने नहीं सोचा होगा कि तनुश्री शॉ और भी भाग्यशाली होंगी। 10 महान कुल प्राचीन गुट थे जो महाद्वीप के शिखर पर खड़े थे। स्वर्गीय युआन कुल, 10,000 तलवार कुल यहाँ हैं। उत्तरी महाद्वीप की अधिकांश ताकतें पहुँच गई हैं। उपस्थित प्रतिभाशाली लोगों ने चारों ओर स्कैन किया। एक और है। राजकुमारी संध्या की आंखें उछल गईं। कौन सा? अभी भी 10,000 उत्पत्ति कुल है, एक कुल जो स्वर्गीय युआन कुल से भी पुराना है। राजकुमारी संध्या ने सूचित किया क्योंकि उड़ने की आवाज़ दिखाई दी। आकाश से एक गहरा लाल बादल उड़कर आया। ये दर्जनों गज लंबा था और उस पर कुछ आकृतियां देखी जा सकती थीं। अगर कोई करीब से देखता तो उन्हें एहसास होता कि गहरा लाल बादल अनगिनत गहरे लाल सोने के धातु के तारों से बना था। 10,000 उत्पत्ति कुल आ गया है। स्वर्गीय युआन कुल और 10,000 तलवार कुल के प्रतिभाशाली लोगों ने उधर देखा। उत्तरी महाद्वीप में 10,000 उत्पत्ति कुल सबसे पुराना था और ताकत में 10,000 तलवार कुल के बराबर था, जो स्वर्गीय युआन कुल से ठीक नीचे था। 10,000 उत्पत्ति कुल से ज़्यादा लोग नहीं थे, कुल मिलाकर केवल 3। एक बुजुर्ग और 2 पुरुष। एक भुंभराले बालों वाला युवक था और उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे जिसकी खेती सत्य रहस्य पद तक पहुंच चुकी थी। दूसरा एक सामान्य युवक था जिसकी आंखें बंद थीं और वह बेहद औसत था। अधिकांश निगाहें सत्य रहस्य पद के प्रतिभाशाली से आकर्षित थीं, लेकिन गौरव, वांशु, राजकुमारी संध्या और अन्य जैसे शीर्ष प्रतिभाशाली की निगाहें दूसरे पर पड़ीं। उस युवक ने जो कपड़े पहने थे और उसका रूप बहुत सामान्य था।
इतना सामान्य कि उसे नज़रअंदाज किया जा सकता था। सिद्धार्थ ग्रिफिन। रविश की आंखों में लड़ाई का इरादा उमड़ आया और उसकी पीठ पर मौजूद ब्लेड थोड़ा कांप गया। सिद्धार्थ ग्रिफिन, वह विलक्षण है जिसने उत्तरी महाद्वीप को स्तब्ध कर दिया है। ये सिद्धार्थ ग्रिफिन 20 साल का भी नहीं है, लेकिन 10,000 उत्पत्ति कुल का प्रमुख शिष्य बन गया। इस पीढ़ी में वह पहले केवल गौरव से हारा है। जाहिर है राजकुमार प्रदीप, राजकुमारी संध्या और कई अन्य भी पहले इस व्यक्ति से हार चुके हैं। अन्य प्रतिभाशाली लोगों की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि वे सिद्धार्थ ग्रिफिन को घूर रहे थे। लेकिन सिद्धार्थ ग्रिफिन के कपड़े बहुत सामान्य थे और उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। ये सिद्धार्थ ग्रिफिन कौन है? मुझे क्यों लगता है कि वह भाई नकुल शॉ जैसा है। जय और सपना सिद्धार्थ ग्रिफिन को नहीं जानते थे। सन फेदर सिटी में वापस, सिद्धार्थ ग्रिफिन एक प्रतिभाशाली था जो रहस्य से भरा था। शिखर सम्मेलन में उन्होंने नकुल शॉ के साथ पहला स्थान बराबर किया और उनके पास 10 चाल सिद्धार्थ ग्रिफिन का खिताब था। हालांकि शिखर सम्मेलन में सिद्धार्थ ग्रिफिन ने नकुल शॉ के साथ लड़ते समय भी अपनी खेती को एक रैंक से प्रतिबंधित कर दिया था। केवल नकुल शॉ, जिसने भगवान की आध्यात्मिक आंख रखी थी, ने ये देखा था। सिद्धार्थ ग्रिफिन, हम फिर से मिलते हैं। तनुश्री शॉ बुदबुदाए। वह कुछ समय के लिए उत्तरी महाद्वीप में प्रवेश कर चुकी थी और यहाँ तक कि सिद्धार्थ ग्रिफिन और गौरव की लड़ाई भी देखी थी। तनुश्री शॉ के दिल में एक अपराजय युवक था जो हमेशा शांत रहता था। वह हमेशा दंतकथाओं को तोड़ता था और चमत्कार बनाता था, भले ही उस व्यक्ति ने उस समय सिद्धार्थ ग्रिफिन के साथ केवल बराबर किया था। भाई नकुल शॉ, क्या आप इस बार पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में दिखेंगे? तनुश्री शॉ की आंखें घूमी क्योंकि उसने चारों ओर देखा। वह विश्वास नहीं करेगी कि नकुल शॉ की प्रतिभा के साथ वह पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में भाग नहीं ले पाएगा जब तक कि वह निच्छुक न हो। इसलिए तनुश्री शॉ ने खोज करना शुरू कर दिया। कई 100 प्रतिभाशाली उत्तरी तारक मंच के चारों ओर थे और एक व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल था। तनुश्री शॉ ने अपने होंठ काटे और स्वर्गीय युवानकुल समूह को छोड़कर खोज की। बहन तनुश्री शॉ, तुम किसे ढूंढने की कोशिश कर रही हो? मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। गौरव ने हल्का सा मुस्कुराया और पास चला गया। कुल में केवल वे ही सर्वोच्च के शिष्य थे और उनका दर्जा करीबी था। एक निश्चित क्षण में तनुश्री शॉ के कदम रुक गए जब वह कैनोपी महान देश समूह में पहुंची। गौरव यहाँ है। गौरव के साथ वह सुंदर लड़की कौन है? वह उसके साथ पूरी तरह से फिट बैठती है। राजकुमार प्रदीप और कुछ अन्य प्रतिभाशाली थोड़े चकित थे, जैसे कि उन्हें एक देवी द्वारा पसंद किया गया हो। क्या तुम्हें वह व्यक्ति मिल गया? गौरव को थोड़ा अजीब लगा। वह राजकुमार प्रदीप को केवल थोड़ा सा जानता था और दूसरों को नज़रअंदाज किया जा सकता था। तनुश्री शॉ की आंखें 10 सितारों पर स्कैन हुईं और एक नीले बालों वाले युवक पर एक तेज क्षण के लिए पड़ीं। उसने माधुरी को भी हैरानी से देखा, जिसमें एक दुर्लभ आभा थी। चलो कहीं और चलते हैं। तनुश्री शॉ मुस्कुराई, जिसने फूलों को खिलता हुआ लगा और सभी पुरुषों ने अपनी आत्मा खो दी। इस उदाहरण पर उसे एक अच्छी खबर मिली लगती थी जिसने उसे खुश कर दिया। जरूर। गौरव ने हल्का सा सिर हिलाया और जब वह मुड़ा तो उसकी आंखें नीले बालों वाले युवक पर पड़ीं। तनुश्री शॉ का छोटा सा कार्य उसकी शक्तिशाली इंद्रियों से बच नहीं पाया। यह नीले बालों वाला युवक कौन है जिसे बहन तनुश्री शॉ परेशान नहीं करना चाहती? हालांकि गौरव उत्सुक था, उसने कुछ भी नहीं पूछा क्योंकि यह उसका रहस्य था। राजकुमार प्रदीप और अन्य ने उन दोनों को अपनी आंखों से और पहचान की भावना के साथ भेज दिया। आखिरकार उन्हें उत्तरी महाद्वीप की दंतकथा गौरव का ध्यान मिला। क्या वह नकुल शॉ को जानती है? 10 सितारों में से केवल माधुरी ने तनुश्री शॉ का छोटा सा कार्य देखा।